अभिशप्त क्यों रहता है लेखक और कलाकारों का गृहस्थ जीवन? मनुष्य का जीवन कभी उद्देश्य विहीन नहीं रहा है। साधारणतया आम आदमी का जीवन 20वीं सदी के अंग्रेज साहित्यकार टी.एस. इलियट के शब्दों में बर्थ, कपलिंग, डेथ इन 3 चरणों में बटा है। लोग जन्म लेते हैं और धन कमाने में लिप्त हो जाते हैं और फिर इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह जाते हैं। अधिकांश लोग इस तरह का जीवन पसंद करते हैं, परंतु कलात्मक लोगों की ज़िंदगी का मकसद कुछ लीक से हटकर होता है। धन कमाने में उनकी रुचि कम ही पाई जाती है। लक्ष्मी के पीछे भागने में अपनी ज़िंदगी ना खर्च करके वे कला को ही अपनी सारी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं। अपनी कला में पूर्णता प्राप्त करने में ही उनका अधिकांश समय बीत जाता है, भले ही इसके लिए उन्हें गृहस्थ कलह के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नहीं, ऐसा अपने साथ तो ऐसा नहीं है, बाकी तो ऐसा होता हुआ, लेकिन मैं अपना मानता हूँ कि जैसे जो कवि हैं, लेखक हैं, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो समय है, वो गृहस्थी में घर परिवार में भी देना चाहिए। कई बार हम कलाकार या कवि लोग क्या होता है कि अपने काम में इतने ज़्यादा रम जाते हैं कि परिवार की तरफ जो ध्यान देना होता है वो नहीं दे पाते हैं। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। अभी लॉकडाउन लगा तो मेरा घर में ज़्यादा रहना हुआ, तो मुझे इस बात को एहसास हुआ कि हमारे बच्चों में जो टैलेंट है, जो उनमें योग्यता है, शायद इससे पहले मैं उसको नहीं जानता था। विद्यालय गए, आए, कब सम्मेलन में चले गए, घर पे कब रहना होता था। लेकिन जब घर पे रहने लगे तो हमें लगा कि हमारे बच्चों में भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, इनको भी निखारा जा सकता है, इनको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कवियों, कलाकारों को ये मानना चाहिए कि गृहस्थी भी एक जीवन है। अब देखिए समय बदल रहा है, वो ज़माना चला गया कि लोग गुफाओं में, कंदराओं में बैठकर लिखते थे। आज समय बदल रहा है, समय के साथ साथ अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। परिवार को भी समय दें तो ज़्यादा प्रतिष्ठित होंगे, ज़्यादा इज्जत मिलेगी। अगर हम बहुत बड़े मंच कर आए और हमारा घर कमज़ोर है तो निश्चित तौर पर वो प्रतिष्ठा बिल्कुल क्षणिक होगी। हाँ, आपका कहना सही है। पत्नी पीड़ित ही प्रसिद्ध कवि बनता है। जैसे कि पहले उदाहरण लें हम आदि कवि वाल्मीकि और आदि कवि कालिदास, ये दोनों पत्नी से पीड़ित थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी पत्नी की फटकार लगी और वो कवि बन गए। मैं भी उसी श्रेणी में हूँ और वही सच्चा साहित्यकार होता है जो परिवार से पीड़ित होता है। अंदर की आत्मा की पीड़ा, हृदय की पीड़ा ही कवि भाव में प्रकट होती है। तो ये जो आपने बताया कि पत्नी पीड़ा से ही एक नए कवि का सृजन होता है, तो ये तयशुदा रहा या आपको अचानक ऐसी पीड़ा प्राप्त हुई? नहीं, ये तो ईश्वरीय विधान है, पूर्व जन्म के कर्म है, जिसका परिणाम हमें संचित कर्मों को भोगना पड़ता है। ये संयोग होता है और ऊपर से बन के आता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। क्या लगता है आपको कि जब घर में ही उसको घर की मुर्गी जैसी स्थिति बनी रहे तो कभी मन आहत होता है? आपका कहना बिल्कुल सही है। एक बुंदेली कहावत है कि गांव को जोगी जोगिया, आन गांव का सिद्ध। मैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, बिहार, हरियाणा सभी जगह के कवि सम्मेलन अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन क्षेत्र में उतना सम्मान नहीं मिलता है जितना होना चाहिए। और घर में? घर में तो सम्मान की संभावना ही नहीं है। एक्चुअल में जो रचनाकार होता है, लेखक हो, कवि हो, मूर्तिकार हो, चित्रकार हो, तो उसके अंदर विचारों की कुछ वेव चलती हैं। तो वो वेव्स की जो श्रृंखला चलती है वो पता नहीं कब आ जाए, वो अंदर अंदर उसका चिंतन चलता रहता है। उस चिंतन में अगर कोई चीज़ आई, अगर उस समय उसने उसको नहीं पकड़ा तो वो चीज़ चली जाती। उसको पकड़ते समय उसको पता चला कि वो कागज़ और पेन के लिए दौड़ता है, उसको मैं लिख लूँ, हल्का सा बेस लिया, उसके आधार पर आगे बढ़ जाता है। तो उस समय पता नहीं स्थिति घर की क्या है, क्या काम कर रहा है या कौन क्या कर रहा है। कोई काम सौंपा गया, पता चला आप वो कलम लेकर के बैठ गए। हाँ, पत्नी ने सब्जी के लिए भेजा, आप पता चला वो कलम और कागज लेके बैठ गए। हालांकि उसमें आधा मिनट लगना है, लेकिन वो वर्तमान सिचुएशन गड़बड़ हो गई। तो ऐसा करके हर घर में लगभग गड़बड़ हो जाता, क्योंकि वो लोग जो इस टेस्ट के नहीं होते उसको नहीं समझ पाते कि इस तरह से जो वेव्स आई हैं, जो धारा बही है, उस धारा को कैच करना ज़रूरी है। नहीं फिर अगर वो टाइम निकल गया तो ज़िंदगी भर वो चीज़ नहीं पकड़ में आती, कभी नहीं आती। क्योंकि ईश्वर स्वयं रचनाकार के द्वारा इस विश्व को बहुत कुछ देता आया है और देता रहेगा। तो वो जब वेव्स आते हैं, उस वेव्स को कलाकार उसको समय पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ना चाहता है। समय से जो समय से पकड़ लेता है तो उसके सहारे वो आगे बढ़ जाता है।
लेकिन घर में स्थितियाँ कई बार ऐसी बन जाती हैं कि अब पैसा और रोटी के लिए तो सबको चाहिए हैं, तो वो तो मैनेजमेंट करना ही है। अगर आप उसी में धुन में लगे हो, पता चला घर के रिश्ते का ख्याल ही नहीं है आपको, रोटी कहाँ से आएगी, सब्जी कहाँ से आएगी, बच्चे कैसे पलेंगे, आगे व्यवस्था कैसे चलेगी, उसको छोड़ करके आप जो फटेचंद गिरधारी घर में न लौटा थारी ऐसे आप लगे में तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए विवाद हो जाते कई बार। अनगिनत कलाकारों, लेखकों और कवियों की जीवनियों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अपने साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्रों में ही वे प्रसिद्धि की बुलंदियों पर रहे हो, परंतु अपने गृहस्थ जीवन में बुरी तरह असफल साबित हुए। उनका गृहस्थ जीवन कलह और शांति का अखाड़ा रहा है। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक सुकरात दर्शन शास्त्र का ऐसा नगीना है जिसकी चमक आज तक ज्यों की त्यों बरकरार है। उनकी विलक्षण तर्क शक्ति और प्रसिद्धि से घबराकर तत्कालीन सम्राट ने उन्हें जेल में डाल दिया और जहर पीने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसके विपरीत सुकरात का गृहस्थ जीवन बड़ा ही नारकी और दारुण था। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि सुकरात की पत्नी बड़े ही झगड़ालू और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। उसके इस विस्फोटक स्वभाव के जिम्मेदार स्वयं सुकरात थे। दर्शन और तर्क में उन्हें कभी इतनी मोहलत ही नहीं दी कि वे अपने घर संसार को संवारने की सोच सके। यही हाल उर्दू शायरी के कालिदास मिर्जा गालिब कर रहा है। उनके अलमस्त और कलंदरी स्वभाव ने उनके परिवार को हमेशा परेशानी झेलने पर मजबूर किया है। उर्दू शायरी में आफ्ताब की हैसियत रखने वाले आधुनिक शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का गृहस्थ जीवन भी कांटों की सेज साबित हुआ। रूपसी मर्लिन मुनरो ने अपनी कला और बेमिसाल हुस्न के जादू के बल पर संपूर्ण अमेरिका वासियों के दिलों में राज किया, परंतु व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने अपने आप को हमेशा अपूर्ण महसूस किया और एक दिन इस शदीद एहसास ने उन्हें नींद की गोलियां खाने पर मजबूर कर दिया। प्रसिद्ध सिने कलाकार और निर्देशक गुरुदत्त और उनकी पत्नी मशहूर गायिका गीता राय की कहानी भी दर्द के सिवाय कुछ भी नहीं। इतनी महान विभूतियों के व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी देखकर जहां एक ओर दिल में टीस पैदा होती है, वहीं मस्तिष्क यह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर लेखक और कलाकारों के गृहस्थ जीवन में असफल होने के कारण क्या है। इस दिलचस्प पहलू का गौर से अध्ययन करने पर कई कारण उजागर होते हैं। दरअसल होता है, असल में क्या है कि जब कोई कलाकार या शायर या कवि या आर्टिस्ट जब वो अपने रोल में या अपनी कहानी में या अपने लेखन में या अपनी शायरी में वो इस तरह डूब जाता है कि फिर वो घर की तरफ देखना कम कर देता है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत पहले ज़माने की, पिछले वक्त की थी। आज के जो हालात हैं वो बदले हैं और उसमें वो घर भी देख रहे हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं, शायरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और आपके सामने दलीलें हैं। सब जो देख रहे हैं आप, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब प्रोफेसर थे लेकिन शायरी भी कर रहे हैं, राहत इंदौरी साहब प्रोफेसर थे, वो भी मतलब जमाने बदलने के साथ साथ सोच भी जज्बा भी बदल गया, जज्बा भी बदला है, सोच भी बदली है, घर के हालात भी बदले हैं, रहन सहन बदला है। किसी ज़माने में आप शायर को या आर्टिस्ट को देखें, बड़े हुए बाल, लंबे कुर्ते, गंदे चला, एक झोला उनके कांधे पे टंगा है, चले जा रहे हैं, मतलब किसी की सुध नहीं। लेकिन आज तो आपको देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा जब तक आप उससे गुफ्तगू। आज का कलाकार स्मार्ट हो गया है, बिल्कुल बेशक हो गया है, और जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे तो पता नहीं चल पाएगा ये शायर हैं या कोई कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं। और जो नामवर हैं उन्हें लोग पहचानते ही। जीवन दुखी होता है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि कलाकार कोई भी है तो इंसान ही, वो रहता अपने परिवार के साथ में ही है। और परिवार में जब आदमी अपने बचपन से रहता है तो परिवार वालों ढल जाते हैं कि नहीं यार ये तो ऐसा ही है, तो उसको वो उतनी टेंशन नहीं मिलती है। घर से बाहर उसने कदम लगाया तो मालूम बड़ा साहब तालियां बजने लगती हैं, उसको हार पहनाए जाते हैं, तो उसको मालूम है मैं घर जाऊंगा फिर मैं वैसे का वैसे ही रह जाऊंगा। अब बीवी इज्जत करे ना करे लेकिन मन से तो इज्जत करेगी फॉर श्योर। तो ये तो घर घर की कहानी है सर। मतलब आप मानते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा जुमला फिट होता है? मैं तो मानता हूँ सर, घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर ही रहेगी। आप चाहे जितने बड़े कलाकार बन जाएं, घर में आके ही आपको या तो पति बनना पड़ेगा, हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा, बाप बनना पड़ेगा, दोस्त बन के रहना पड़ेगा। तो घर की चीज़ें माहौल अलग है सर और बाहर का माहौल अलग है। बाहर कदम रखेंगे दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी, घर में आएंगे लोग आपके दिल से इज्जत करेंगे। शत प्रतिशत तो नहीं है दुखी, अगर उनको आर्थिक संकट है। जैसे हमने एक कवि का या दो कवियों को ऐसा जीवन देखा है कि वो नौकरी छोड़ के कवि सम्मेलनों में आ गए, मंचों पर गए, उन्हें अच्छा पैसा मिला, इसके बाद फिर एक समय के बाद
उनका क्रेज गिर गया, तो उधर नौकरी भी छोड़ दी, उधर मंच से भी नहीं मिला, तो उनके घर में कलह होने लगी। ये भी देखा गया कि कभी रचनाकार को, कलाकार को जो समाज में सम्मान मिलता वो कई बार घर में नहीं मिलता, शायद इस वजह से कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये तो पक्की है। घर की मुर्गी दाल है, बाहर की है बेस्ट। कहना मेरा मानिए, जरूर कीजिए टेस्ट, जरूर कीजिए टेस्ट, स्वाद में फर्क पाएंगे। घर की बासी दाल भला कब तक खाएंगे। तो ये जुमला फिट बैठता है कवि लेखों पे। हाँ बिल्कुल, कभी तो मनमौजी होता है, अगर जो वो लिख रहा होता है तो चाय ठंडी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय जब दूसरे लोग टोकेंगे चाय रखी है, चाय नहीं पी, और वो लिखने मस्त है, अगर ऐसा ना करे तो वो कवि ही नहीं है। कवि जब एकाग्रचित होता है, तन्मयता से लिखता है, भाव बनते हैं, तो तभी कविता लिखी जा सकती है। ऐसा भी होता है। अब व्यक्ति को समझना चाहिए कि घर में और समाज में अंतर है। घर में जो उसके अपने सामाजिक दायित्व, अच्छा, लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होती है। बहुत ये भी हो सकता है कि जिस तरह की वो अपेक्षा करता हो, चूंकि घर के लोग औपचारिक नहीं होते, घर के जो संबंध है वो अनौपचारिक होते हैं, तो उसके प्रति जो उनका लगाव या सम्मान की भावना होती है वो प्रदर्शित हो सकता है कि न होता हो। इस कारण वो इस तरह का अनुभव करता हो। ऐसा होता भी होगा और नहीं भी होता होगा, तो इसको एक सामान्यीकृत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि जो प्रतिक्रिया उसको समाज में या मंच पे मिलेगी वो घर में नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। अगर घर के लोग उसके प्रतिभा की, कला की कद्र कर भी रहे हैं तो हो सकता है कई बार उसको महसूस न होता हो। कई बार ये भी होता है कि इस तरह के प्रतिभाशाली जो लोग होते हैं उनको सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिलती है, लेकिन जो उनकी घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं उसका निर्वहन आर्थिक रूप से वो नहीं कर पाते हैं। तो और जो परिवार जो आर्थिक संकट का सामना कर रहा है तो उसकी प्राथमिकता तो ये होती है कि उस जिम्मेदारी को निभाया जाए, और मुख्य जो कारण होता है वो आर्थिक ही होता है, और इसी कारण टकराव या क्लेश की संभावना कभी कभी पैदा होती है। अधिकांश मनुष्य सुखी जीवन में धन को अपरिहार्य मानते हैं। उनके दर्शन के अनुसार जितना अधिक धन होगा उतना ही अधिक सुख भोग किया जा सकेगा। व्यवहारिक दृष्टि से सही भी है, लेकिन कलात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति का सुखी जीवन का दर्शन कुछ और ही होता है। उसे अपने आदर्श प्यारे होते हैं। अब केवल आदर्शों के सहारे तो जीवन की नैया नहीं चलती। कलाकारों और लेखकों की आर्थिक दशा ज़्यादा अच्छी नहीं पाई जाती है। आर्थिक विपन्नता के कारण वे परिवार के सदस्यों की सभी इच्छाओं और तमन्नाओं को पूरा नहीं कर पाते। इससे गृहस्थ कलह का बीज पड़ता है। हर लड़की की कुंवारी आंखों में एक नन्हा मासूम सा सपना होता है कि उसका भावी पति उसको बेहद चाहने वाला हो और उसकी हर इच्छा पलक झपकते ही पूरी कर दे। परंतु जब उसका विवाह किसी कलाकार या लेखक से हो जाता है तो उसका बुना हुआ ख्वाब तिनके तिनके होकर बिखर जाता है। कलात्मक प्रवृत्ति के लोगों में घरेलू मामलों के प्रति रुचि कुछ कम पाई जाती है। सोच और कल्पना ही उनकी दौलत होती है। अल्फाज के रंगीन रेशमी तिनकों से वे अपने ख्वाबों का घरौंदा बुनते हैं। दीवानगी के इस आलम में उन्हें अपने पारिवारिक जीवन का कुछ होश ही नहीं रहता। यहीं से तनाव और संघर्ष का सूत्रपात होता है। पत्नी के साथ रोजमर्रा की मामूली नोक झोंक कालांतर में इतना विस्फोटक रुख अख्तियार कर लेती है कि बात संबंध विच्छेद तक आ जाती है। जहरीले और तनाव भरे माहौल का धुआं और परिवार के अन्य सदस्यों का भी दम घोटने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पुरानी कहावत है कि अपना फूड़ा खुद से नहीं फूटता है। तो घर में कितना भी विद्वान हो, कितना भी चतुर हो, कितना भी योग्य आदमी हो, तो घर में जितने भी सदस्य रहते हैं वो आमतौर पे दिनचर्या समझते हैं कि पापा वही कर रहे हैं, वही लिख रहे होंगे, वही पढ़ रहे होंगे, वही गा रहे होंगे, वही शोध कर रहे होंगे, तो उनकी नज़र में उतना महत्व नहीं है। किंतु अगर हम बाहर थोड़ी सी ये मेहनत करें और उसको कोई अन्य देखे तो उसकी महत्ता होती है कि यार ये आदमी बहुत मेहनत करता है। लगता तो ठीक नहीं है, क्योंकि इज्जत घर से ही होती है। अगर घर में हमारा मान सम्मान होगा तो बाहर भी होगा। उसके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा जो मेरी अपनी रचना है। किसे है फ़िक्र यहाँ और कौन खबर रखता है, किसे है फ़िक्र यहाँ और कौन खबर रखता है, किसे है फुर्सत यहाँ और कौन नज़र रखता है। शुक्र है कुछ सरफरों का ज़मीर है आज भी ज़िंदा, वरना इस शहर में गमज़दाओं की खबर कौन रखता है। कलाकार और साहित्यकार हमेशा समाज में छुपी बुराइयों को, कुरीतियों को सामने लाता है और इसके लिए हमेशा अपना प्रयास करता है। अपने अभिनय के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से समाज की कुरीतियों को सामने लाता है।
लेकिन जब इस क्षेत्र में वो सक्रियता उसकी जो रहती है, कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से, अपने व्यवसाय से, अपने जो उसकी सर्विसेज हैं उससे उसको समय बचाना पड़ता है, चुराना पड़ता है इन कामों के लिए। कि उनके परिवार के सभी के विषय में ये रहता है कि ये फालतू के काम हैं, ये अपना काम छोड़कर, अपने परिवार के दायित्व छोड़कर अपने समाज के लिए काम करते हैं। और ये इन काम मतलब इनका कोई निष्कर्ष नहीं है कि आप मानते हैं कि ऐसे में खास तौर से जीवन संगनी का भी इसमें उपेक्षित भाव कई बार देखा जाता है? बिल्कुल, उसका कारण सब यही होता है कि वो कंपैरिजन करते हैं अदर जो कलाकार नहीं हैं, जो इन सब विधाओं से नहीं जुड़े हैं, वो सिर्फ अपने 10 से 5 की नौकरी करते हैं। तो उनका 10 से 5 की नौकरी के बाद वो अपने समय से अपने घर आ जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि आप अब 10 से 5 की नौकरी करें, उसके बाद अपने घर में आके रहें और घर के जो काम काज हैं उनको भी संभालें। तो उसमें जब कलाकार जब बाहर समय देगा, अपने रंगमंच में और समय देगा, तो घर से तो समय लेना पड़ेगा। तो उस जो कटौती होती है उससे थोड़ा सा आहत होते हैं परिजन। तो उसमें उनकी शिकायत कुछ वाजिब भी होती है कि देखिए अब सभी लोग अपने घर में रहते हैं, समय देते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, लेकिन आप फालतू के कामों में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सही है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि 10 से 5 की नौकरी करने वाले ही अगर सभी हों तो फिर समाज के लिए इस जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उनके लिए कौन सोचेगा? जैसे मैं देखता हूँ बहुत सी रचनाएं हमने, जैसे जहाँ भी कभी हमारे बीच में हमारी पत्नी और हमें मतभेद हुआ, तभी हमने कुछ मेरे जो सृजनात्मक और दूसरे के लिए हास्य का विषय वो बना। तो मैं जैसे किसी को अपने किस्से में सुनाने लगता हूँ तो वो हंसता है, उसमें होता, तो एक एंटरटेनमेंट पैदा होता है उन चीज़ों से। आप ये कहना चाहते हैं कि कलाकार या लेखक या मतलब रचनाकार की ज़िंदगी में अगर इस तरह का अटपटापन है तो ही उसकी ग्रोथ बढ़ती है? हाँ जी, हाँ, मुझे तो लगता है तभी उसकी क्रिएटिविटी निखरती है, क्योंकि एक व्यक्ति होता है उसे जैसे नहीं कहते कि हकैया, तो हाँकने वाला होता है, जिसकी वजह से वो जो है कुछ और करने की सोचता है। जैसे आपने तुलसीदास जी का ही उदाहरण ले लीजिए। पत्नी अगर नहीं कि बोले इतना अगर प्रेम तुम सूरदास जी के लिए कहा था कि अब इतना प्रेम अगर तुम भगवान से कर लेते तो कितना अच्छा होता। कल्पना की खूबसूरत और रंग भरी दुनिया में रहते रहते कलाकार या लेखक अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है। कल्पना और ख्याल के महीन रेशमी तिनकों से वह जिस ख्वाबी और दुखों और बुराइयों से पाक दुनिया का ताना बाना बुनता है, हकीकत की एक हल्की सी आंधी से वह तहस नहस हो जाता है। सांसारिक मामलों में वह बुरी तरह असफल साबित होता है। अब व्यवहारिकता उसका मुकद्दर बन जाती है। एक अंग्रेजी कहावत है कि गुमनामी के 100 साल से प्रसिद्धि का एक दिन ही श्रेष्ठ है। जी हाँ, यह सही भी है, लेकिन अक्सर यह प्रसिद्धि ही अभिशाप साबित होती है। लेखक और कलाकार के जीवन को जलाकर राख कर देती है। प्रसिद्धि व्यक्ति का दायरा बड़ा करती है, दोस्तों और पहचानने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, और कुछ लोगों से संबंध इतने मधुर और आत्मीय हो जाते हैं कि संशय और शक को बढ़ावा मिलता है। इन लोगों के चाहे अनचाहे प्रवेश से जीवन में एक बवंडर सा आ जाता है। तानों और लांछनों की बौछार होने लगती है और गृहस्थ जीवन टूटने की कगार पर आ खड़ा होता है। पर वो होता है ना, क्योंकि घर में हम बैठे हैं, अगर कुछ हमारे मन में चल रहा है तो हम जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ पेन उठा लेंगे, वो लिखते रहेंगे, तो घर वालों को भी लगता है क्या बेहूदगी चल रही है, लेकिन वो जो चीज़ हम फील करते हैं वो चीज़। तब ऐसे में आपका मन आहत होता है? ये सर बट नेचुरल है कि कोई भी कुछ करेगा उसे रोका जाएगा तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। क्योंकि मैं इतना बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जुड़ा हूँ, मेरे को करीब 40 साल हो गए, 35-40 साल करीब हो गए म्यूज़िक में। लेकिन ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। दुख और सुख जीवन की 2 पार्ट हैं और दोनों ज़रूरी हैं। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताता है, दुख तो अपना। हमारा तो ये समझिए कि हमें तो भगवान की तरफ से ये बहुत अच्छी सौगात मिली है कि हमारे तो मायके में भी जो मम्मी पापा का घर है वहाँ पर भी म्यूज़िक, और ये भगवान ईश्वर की बड़ी अच्छी देन है कि यहाँ पर भी म्यूज़िक, तो हमारे लिए तो ये समझ लो ये वरदान है कि हमें तो बहुत सब कुछ झोली में डाल के रखा है कान्हा ने, कि जहाँ पे जब मन होता है तो पता चला कि भोजन बनाना है और हमें गाने का मन है तो सभी लोग इकट्ठे होकर के फिर भोजन पर ध्यान नहीं देते, फिर भजन पर ध्यान देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है,
आपने जो प्रश्न किया है उसका जवाब ये है कि वास्तविक रूप से जो कलाकार आर्थिक रूप से अक्षम होते हैं, जिन्हें कहीं से आमद जो इसी पर निर्भर हैं, वो निश्चित रूप से परेशान रहते हैं, पारिवारिक गतिविधियों में परेशान रहती हैं। उसका कारण ही यही है कि आवश्यकताओं का अधिक होना, उनकी पूर्ति ना होना, मानसिक रूप से भी परेशान रहती हैं घर में। और जो लोग सक्षम हैं, जिनकी सैलरी मंथली आती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग निरंतर प्रगति करते जाते हैं। तो ये प्रगति में बाधक केवल जो अक्षम लोग हैं, जिन्हें गवर्नमेंट कोई सहायता नहीं देती। सरकारों को भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि जो असहाय कलाकार हैं, जिनका प्रोफेशन ही यही है, जो इसी पर डिपेंड है, तो उनके लिए सोचना बहुत आवश्यक है। क्या आप मानते हैं कि ऐसी स्थिति में कलाकार मन से उदास हो जाता है? कला पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल 100% पड़ता है। और मानसिक रूप से उसका जो रियाज है, क्योंकि मंच का राजा होता है रियाज यानी अभ्यास। यदि अभ्यास में उसका मन नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से वो मंच पर जाकर, स्टेज पर जाकर फेल हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं। लेकिन यह तो हुआ सिक्के का एक पहलू। दूसरे पहलू का भी यदि अध्ययन किया जाए तो परिणाम बड़े दिलचस्प निकलते हैं। ऐसे लेखकों, कलाकारों और शायरों की संख्या भी कम नहीं, जिनका गृहस्थ जीवन भी उतना ही शानदार रहा है जितना कलात्मक जीवन। इस श्रृंखला में भी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं, जैसे सरोजनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट, टॉमस हार्डी, मनु भंडारी और ना जाने कितने ऐसे असंख्य नाम हैं जिन्हें उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए यह कहना कि लेखक या कलाकारों का गृहस्थ जीवन अभिशप्त रहता है पूर्ण रूप से उचित नहीं। सिक्के के दो पहलू हैं। जी हाँ, जब कभी जैसे मैं ही हूँ, समझ लीजिए कि कुछ लिखना चाह रही हूँ और उस वक्त दिमाग में जो विचार आते हैं और उस वक्त अगर कोई टोक देता है तो वो विचार एक उम्र के हिसाब से भी और एक उस संवेदन जिस तीव्रता से उसने छुआ है, मतलब और वो थोड़ा तिरोहित हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। लेकिन यही स्थितियाँ कभी कभी लिखने की प्रेरणा भी देती हैं। यही जो स्थितियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, समाज की विसंगतियाँ कह लीजिए या घर की विसंगतियाँ कह लीजिए, यही उसको लिखने की और कुछ करने की अति संवेदनशील। आप मानती हैं कि अभिशप्तता भी प्रगति का कारण बन जाती है? जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल, यही बात। हाँ, होता है, बिल्कुल ये सच्चाई है। चूँकि साहित्यकार जो होता है या कलाकार जो होता है या कोई भी कलाकार जो माहिर होता है, एक तो खुददार और खामोश तबीयत का इंसान होता है और उसकी जो परिकल्पना होती है, जो उसकी सोच होती है, वो एक अलग आम आदमी से अलग हटकी सोच होती है। अब उसकी सोच को हर आदमी कबूल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि उसके घर के लोग भी कबूल नहीं कर पाते। वो अपनी दुनिया में रहना चाहता है, अपनी दुनिया में जीना चाहता है और उसी दुनिया को वो अपनी कला का इज़हार वसीला बनाता है। वो जो उसके जहन में ख्याल होते हैं, जो समाज का एक दर्द होता है, कर्ब होता है, वो सारा का सारा वो अपनी कला के जरिए लोगों के सामने लाना चाहता है। मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर? नहीं, ये नहीं है। दरअसल उसका जहन जो है हमेशा एक गुमसुम सा रहता है, वो अपने ख्यालों में रहता है और वो उसकी वजह से उसकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं वो मुतासिर होती हैं। और एक गृहस्थ जीवन वाला आदमी समझ सकता है कि जो परिवार के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं ये पूरी होती रहें। अच्छा, इसमें दो शोबे होते हैं। उसके पास इतना धन भी नहीं होता है कि परिवार के लोग सुखी रहें और हम अपनी कला को निखारते रहें, उससे जो धन अर्जित हो उसको हमारे परिवार पे खर्च होता रहे। वो खुददार इतना होता है कि किसी के सामने अपनी ज़रूरत नहीं रख सकता। इस वजह से ज़्यादातर उसकी ज़िंदगी, पारिवारिक ज़िंदगी हो या सामाजिक ज़िंदगी हो, एकाकीपन की ज़िंदगी गुजरती है। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि कलाकार एक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है अगर, और उस परिवार की कुछ ज़रूरत है, अगर आपकी कलाकारी से पूरी नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से आपको कहीं और कदम रखना पड़ेगा। क्योंकि
जो परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं कि आप किसी भी रूप में हमारे जो घर की ज़रूरत है, परिवार की जो ज़रूरत है, वो आप कैसे भी हो वो पूरी होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हस्तक्षेप नहीं होता है, अदरवाइज फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती। यदि घरेलू और कलात्मक कार्यों में एक आदर्श सामंजस्य स्थापित कर लिया जाए तो जीवन में मधुरता लाना कोई कठिन काम नहीं। यदि लेखक या कलाकार अपने गृहस्थ जीवन के प्रति उतना ही समर्पित है जितना कि अपनी कला के प्रति, तो तनाव और कटुता को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। परंतु इसके लिए परिवार के सदस्यों की कुछ जिम्मेदारी भी है। कलाकार या लेखक को समझना जरूरी है। उसे हतोत्साहित करने की बजाय प्रोत्साहित किया जाए। उसके दोस्तों को शक की दृष्टि से न देखा जाए। इस प्रकार जब उसे परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग और प्यार मिलेगा तो घरेलू मामलों में उसकी रुचि स्वतः बढ़ेगी और अभिशप्त जीवन गुजारने की बजाय जिंदगी गुजर जाएगी। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।